हेलो साथियों, वेलकम टू प्लेनेट 4। आप सभी को टीम विक्रम का नमस्कार। न्यूजीलैंड में एक बेहद अजीबोगरीब ट्रेंड दिख रहा है, जहां आबादी सिर्फ 50 लाख के आसपास है और हर साल तकरीबन 50,000 से ज्यादा लोग अपने घर मकान छोड़कर भाग रहे हैं। लोग बहुत तेजी से अपना मकान बेचकर पैसा लेकर ऑस्ट्रेलिया जैसे पड़ोसी देशों में जा रहे हैं और इसके पीछे के कारण हैरान कर देने वाले हैं। ये पूरी स्टोरी हर एक भारतीय के लिए जान लेना बहुत जरूरी है, ताकि हम अपने देश के लिए सतर्क रहें और उसी सरकार पर भरोसा करें जो हमारी वादों को पूरा करती है और हमारे लिए बेहतर जीवन सुनिश्चित करती है। अब आप खुद सोचिए, अगर किसी देश में इतनी कम जनसंख्या हो और उसके सारे देशवासी अपना देश छोड़कर किसी पड़ोसी देश में भाग जाएं, तो उस देश का क्या हाल होगा। जैसा कि आप सोचकर देख सकते हैं कि एक समय मान लीजिए कि भारत में कुछ दिक्कत पैदा हो गई, जिसके कारण सभी भारतीय छोड़कर चीन में चले गए, तो फिर भारत का क्या होगा। हालांकि फिलहाल ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि भारत की जनसंख्या बहुत विशाल है और इकोनॉमी लगातार मजबूती की तरफ है और दुनिया में एक रोल मॉडल बनती जा रही है। आगे हम समझेंगे कि आखिर न्यूजीलैंड के लोग अपना देश छोड़कर ऑस्ट्रेलिया ही क्यों जा रहे हैं। वहां के छोटे छोटे गांव या शहरों की स्थिति जानकर आप सभी चकित रह जाएंगे और आगे हम समझेंगे कि सरकार और जनता इस गंभीर हालत से निपटने के लिए कौन कौन से कदम उठा रही है। बताया जा रहा है कि न्यूजीलैंड की आर्थिक और रोजगार की स्थिति अच्छी नहीं है और वहीं दूसरी तरफ अगर देखेंगे तो हमारा भारत लगातार मजबूत होता जा रहा है। आगे हम डिस्कस करेंगे कि कैसे फोर्ड जैसी कंपनी जो भारत छोड़कर गई थी, वो अचानक भारत में वापसी कर चुकी है और ये वापसी ऐसे समय में हो रही है जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी कंपनियों पर दबाव बना रहे हैं कि अपनी फैक्ट्री अमेरिका में लगाओ, न कि बाहर। लेकिन इसके बावजूद फोर्ड कंपनी ने तमिलनाडु में अपना ऑपरेशन दोबारा शुरू कर दिया है और ये पूरे भारत के लिए गेम चेंजर कैसे होगा, ये हम आगे चर्चा करेंगे। और फिर देखेंगे कि फोर्ड के बाद अब होंडा कंपनी अचानक भारत पर अपना फोकस क्यों बढ़ा रही है, जिसके मार्केट शेयर लगातार घट रहे थे, लेकिन अब वही होंडा भारत को लेकर काफी ज्यादा सीरियस हो गई है और उसने चौंकाने वाले ऐलान किए हैं। कुछ ही दिनों पहले हमने आपको बताया था कि कैसे Hyundai मोटर, जो साउथ कोरिया की कंपनी है, वो भारत में 40,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की इन्वेस्टमेंट करने जा रही है और उसका भारतीय प्रोडक्शन का 30% से ज्यादा हिस्सा दुनिया भर में एक्सपोर्ट होने वाला है। और फिर हम चर्चा करेंगे कि भारत में एप्पल कंपनी ने कैसे इतिहास रच दिया है, जिस एप्पल पर डोनाल्ड ट्रंप लगातार दबाव बना रहे थे, धमकी दे रहे थे कि भारत से पैकअप करो और अमेरिका में आकर प्लांट लगाओ। अब उसी एप्पल ने एक नया कीर्तिमान बना दिया है। भारत में उसने जो मार्केटिंग की है, जो बिटनी की है, उसने सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं। आगे हम विस्तार से समझेंगे कि कैसे एप्पल कंपनी भारत के लिए सबसे बड़ा ग्रोथ इंजन बन चुकी है। और फिर हम एक बेहद विवादित खबर पर आएंगे, जहां जानेंगे कि जेडी वेंस और उषा वेंस के बीच तलाक की खबरें अचानक मीडिया में तेज क्यों हो गईं। आखिर किस खूबसूरत विधवा महिला ने जेडी वेंस के बालों में स्टेज पर हाथ डालकर रोमांटिक पोज दिए, जिसके बाद सोशल मीडिया पर तहलका मच गया। और अब क्यों कहा जा रहा है कि जेडी वेंस की पत्नी जो हिंदू हैं और भारतीय मूल की हैं, उन्हें अपना बैग पैक कर लेना चाहिए। जेडी वेंस ने कुछ समय पहले अपनी हिंदू पत्नी के धर्म परिवर्तन को लेकर जो विवादित बयान दिया था, उस पर अमेरिका के अंदर ही हिंदू संगठनों ने कैसे बवाल खड़ा कर दिया, उस पर भी चर्चा होगी। और फिर वीडियो के अंत में हम एक बेहद अहम डिस्कशन करेंगे, जहां बताया जा रहा है कि अमेरिका के अंदर से तकरीबन 6 लाख लोगों को इसी साल के अंत तक निकाले जाने की जानकारी सामने आ रही है। हालांकि इस आंकड़े पर विवाद है, लेकिन फिर भी जो डोनाल्ड ट्रंप के बॉर्डर ऑफिसर्स हैं, उन्होंने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं कि कैसे इतने बड़े पैमाने पर लोगों को अमेरिका से बाहर निकाला जा रहा है। ये एक ऐसा मामला है जिसने अमेरिका की संसद तक हंगामा मचा दिया है। तो चलिए इन सभी खबरों को जानते हैं बेहद विस्तार से, आसान भाषा में। सबसे पहले जानते हैं कि न्यूजीलैंड से लोग इतनी तेजी से क्यों पलायन कर रहे हैं। तो न्यूजीलैंड आज एक ऐसी मुश्किल घड़ी में खड़ा है जहां लोग अपने सपनों को समेटकर देश छोड़ रहे हैं, जैसे डुनेडिन की हरियट और कैमरन बेकर ने किया, जिन्होंने अपना घर बेच दिया और ऑस्ट्रेलिया की राह पकड़ ली। वजह है बढ़ती महंगाई, सीमित आय और बचत का खत्म हो जाना। उन्हें लगा कि चाहे जितनी मेहनत कर लो, जिंदगी फिर भी वहीं की वहीं है। इसलिए उन्होंने तय किया कि बेहतर अवसरों और ऊंचे वेतन के लिए अब पर्थ ही जाना होगा। ऑस्ट्रेलिया में जीवन स्तर ऊंचा है, तनख्वाह अच्छी है और परिवार की जरूरतें पूरी हो सकती हैं। यही सोच अब हजारों न्यूजीलैंडर्स की हो गई है, जो अपनी जड़ों को पीछे छोड़कर नए देश की ओर निकल रहे हैं। ये प्रवास सिर्फ आर्थिक नहीं, बल्कि एक भावनात्मक पलायन भी है, क्योंकि लोग अपने माता पिता और परिवार को पीछे छोड़ते हुए दिल से टूट जाते हैं। अब समझते हैं कि न्यूजीलैंड के कार्यबल और समाज पर इस पलायन का क्या असर पड़ रहा है। तो पिछले कुछ वर्षों में देश के कामकाजी लोगों का बड़ा हिस्सा विदेश चला गया है। फरवरी 2025 तक करीब 69,000 लोग न्यूजीलैंड को अलविदा कह चुके हैं। यह आंकड़ा पिछले साल से 3% ज्यादा है। इनमें से आधे से अधिक लोग ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, जहां औसतन वेतन न्यूजीलैंड से लगभग 26% अधिक है। पहले केवल युवा नौकरी और अनुभव के लिए जाते थे, लेकिन अब मध्यम आयु वर्ग और बुजुर्ग भी जा रहे हैं। समाजशास्त्री पॉल स्पूंडली के अनुसार ये एक हॉलोइंग आउट यानी भीतर से खाली हो जाने की प्रक्रिया है, जिसमें देश अपने मध्यवर्गीय और अनुभवी लोगों को खो रहा है।
इससे भविष्य में कार्यबल की भारी कमी होगी, क्योंकि ये वही लोग हैं जो देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाते हैं। जब यही बाहर चले जाएंगे तो उद्योग, शिक्षा और सेवाओं का ढांचा कमजोर पड़ जाएगा। आइए अब जान लेते हैं कि छोटे शहरों पर इस पलायन का क्या गहरा असर हुआ है। तो न्यूजीलैंड के छोटे छोटे कस्बे अब वीरान हो रहे हैं, दुकानों पर बिक्री के बोर्ड लगे हैं, स्कूलों में बच्चों की संख्या घट रही है और अस्पतालों में स्टाफ की भारी कमी हो चुकी है। ओहाकुने जैसे इलाकों में तो जनसंख्या में लगभग 1/3 की गिरावट आ चुकी है। 2024 में जब विंस्टोन पल्प कंपनी की 2 मिलें बंद हुई तो 220 लोग बेरोजगार हो गए। कई लोग मजबूरी में लॉन काटने और भेड़ें चराने जैसे छोटे मोटे काम कर रहे हैं। स्थानीय माओरी समुदाय ने लोगों को रोकने के लिए बिजनेस ट्रेनिंग और टूरिज्म से जुड़े रोजगार के प्रयास शुरू किए हैं। लेकिन असली समस्या यह है कि जब किसी इलाके से आबादी घटती है तो सरकार भी वहां की सेवाएं कम कर देती है, जिससे स्कूल बंद होते हैं, अस्पतालों में संसाधन घटते हैं और बची खुची आबादी भी पलायन करने लगती है। अब सुनिए कि सरकार और जनता इस हालात को लेकर क्या सोच रहे हैं। तो न्यूजीलैंड की सरकार का कहना है कि वो उधारी कम कर रही है और खर्च घटाकर अर्थव्यवस्था को संभालना चाहती है, लेकिन आम जनता को इसमें उम्मीद नजर नहीं आती। विपक्षी पार्टियां कहती हैं कि सरकारी खर्च में कटौती से नौकरियों का संकट और बढ़ गया है। 2023 से अब तक हजारों सरकारी नौकरियां जा चुकी हैं, जिससे युवाओं का विश्वास डगमगा गया है। कई लोगों को लगता है कि देश में अब आगे बढ़ने का रास्ता बंद हो गया है। वहीं जो ऑस्ट्रेलिया जा चुके हैं, जैसे वाइकुरी हिरिनी, वो कहती हैं कि उन्होंने अपने गांव और संस्कृति को याद करते हुए भी एक स्थिर जीवन पाया है। अब वे बैंक में काम करती हैं, बचत कर पाती हैं और परिवार के साथ सुकून से रहती हैं। उनके बच्चे ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रगान गाते हैं और न्यूजीलैंड की याद बस कहानियों तक ही सिमट गई है। यह दृश्य सिर्फ एक परिवार की नहीं, बल्कि पूरे देश की आत्मा के धीरे धीरे विदेशी धरती पर विलीन होने की कहानी है। साथियों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप देश, दुनिया, डिफेंस और इकोनॉमी की 100 से ज्यादा खबरें एक साथ एक ही जगह पर एक ही समय में फटाफट रोज देखना चाहते हैं तो कृपया हमारे साथ जी चिल्स चैनल पर जुड़िए, जहां हम रोज शाम 9 बजे आपके लिए दुनिया की तमाम सारी खबरें एक साथ लेकर आते हैं। जी चिल्स चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए अब जानते हैं कि फोर्ड कंपनी ने भारत में दोबारा वापसी क्यों की। तो फोर्ड मोटर कंपनी ने भारत में फिर से बड़ा कदम उठाया है। 3 साल से बंद पड़े तमिलनाडु के प्लांट को अब कंपनी दोबारा शुरू करने जा रही है। ये वही जगह है जहां से फोर्ड कभी भारत के ऑटो सेक्टर में एक बड़ा नाम बना था। अब कंपनी यहां अगली पीढ़ी के इंजन बनाएगी। इसके लिए उन्होंने 3,250 करोड़ रुपए का निवेश करने की घोषणा की है। इसका मतलब साफ है कि फोर्ड अब भारत को केवल बाजार के रूप में नहीं, बल्कि उत्पादन के वैश्विक केंद्र के रूप में देख रही है। ये निवेश न केवल कंपनी की पुरानी छवि को नया जीवन देगा, बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार भी बढ़ाएगा। इस प्रोजेक्ट से लगभग 600 से अधिक लोगों को सीधा रोजगार मिलेगा और सैकड़ों लोगों को अप्रत्यक्ष अवसर भी मिलेंगे। इसके साथ ही ये कदम तमिलनाडु को फिर से ऑटो उद्योग का मजबूत हब बना सकता है। आप समझते हैं कि यह निवेश भारत और तमिलनाडु के लिए कितना महत्वपूर्ण है। तो ये निवेश सिर्फ एक फैक्ट्री के दोबारा चालू होने की कहानी नहीं है, बल्कि भारत की औद्योगिक शक्ति की फिर से पहचान बनने का संकेत है। जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कंपनियों से अपने देश लौटने की अपील कर रहे हैं, तब फोर्ड का भारत में दोबारा निवेश करना एक बड़ा भरोसे का संकेत है। ये दिखाता है कि भारत अब वैश्विक स्तर पर मैन्युफैक्चरिंग का सुरक्षित, सस्ता और कुशल विकल्प बन चुका है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन के साथ हुई फोर्ड की बैठक ने इस बात को पक्का कर दिया कि राज्य सरकार भी उद्योगों को पूरा सहयोग देने के लिए तैयार है। इस फैसले से न केवल फोर्ड का चेन्नई प्लांट फिर से जीवित होगा, बल्कि भारत का नाम वैश्विक इंजन निर्यात बाजार में और अधिक ऊंचाई पर जाएगा। यह कदम भारत की ऑटो इंडस्ट्री में नई जान फूंकने वाला साबित होगा और आने वाले वर्षों में इसे इंजन ऑफ एशिया के रूप में स्थापित कर सकता है। आइए अब जानते हैं कि होंडा ने भारत को अपना ग्लोबल फोकस क्यों बनाया है। तो होंडा अब अपनी पूरी नजर भारत पर टिकाए हुए है, क्योंकि कंपनी को यहां अपनी खोई हुई ताकत वापस पाना है। एक समय था जब होंडा भारत की ऑटो मार्केट में चमकता सितारा थी, लेकिन अब उसका मार्केट शेयर 7% से गिरकर सिर्फ 1.2% रह गया है। इस गिरावट ने कंपनी को झकझोर दिया है। अब कंपनी की नई योजना है कि भारत को अपने ग्लोबल ग्रोथ इंजन में दूसरे नंबर पर रखा जाए, अमेरिका के ठीक बाद। यह रणनीति इसलिए भी खास है क्योंकि भारत दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ ऑटो मार्केट बन चुका है। होंडा के सीईओ तकाशी नाकाजिमा ने साफ कहा कि भारत अब कंपनी के भविष्य का अहम हिस्सा है। टोक्यो मोटर शो में होंडा के प्रेसिडेंट तोशिहिरो मिबे ने घोषणा की कि 2027 में भारत में बनी होंडा जीरो अल्फा एसयूवी लॉन्च होगी। ये न केवल भारत के लिए, बल्कि जापान जैसे विकसित बाजारों के लिए भी बनाई जाएगी। इससे भारत को होंडा के ग्लोबल प्रोडक्शन नेटवर्क में एक बड़ा दर्जा मिलेगा। चलिए अब जानते हैं कि भारत में एप्पल ने कैसे रचा नया इतिहास। तो भारत में एप्पल ने इस तिमाही में ऐसा धमाका किया है जिसने पूरे टेक मार्केट को हिला के रख दिया है।
सितंबर में खत्म हुई तिमाही के दौरान कंपनी ने अपनी अब तक की सबसे ज्यादा कमाई दर्ज की। यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, बल्कि इस बात का सबूत है कि भारत अब एप्पल के लिए एक सुनहरा अवसर बन चुका है। त्योहारों के मौसम में लोगों ने एप्पल के ऑफर्स और फाइनेंसिंग स्कीम्स का खुलकर फायदा उठाया। खासकर आईफोन 17 सीरीज की डिमांड ने मार्केट को झकझोर दिया। लोग पुराने मॉडल छोड़कर नए आईफोन पर टूट पड़े। एप्पल की स्मार्ट स्ट्रैटेजी रही कि उसने हर सेगमेंट के लिए कोई ना कोई आकर्षक ऑफर दिया, जिससे मिडिल क्लास से लेकर प्रीमियम ग्राहक तक सबने खरीदारी की। इसके साथ ही एप्पल वॉच, मैकबुक और डेस्कटॉप की सेल्स ने भी कंपनी की कुल कमाई में 4 चांद लगा दिए। अब समझते हैं कि भारत एप्पल के लिए सबसे बड़ा ग्रोथ इंजन क्यों बन गया। तो टिम कुक के मुताबिक एप्पल ने भारत में अब तक की सबसे ऊंची कमाई दर्ज की है, और यह सिर्फ एक तिमाही की जीत नहीं, बल्कि आने वाले भविष्य का संकेत है। कंपनी का फोकस सिर्फ मुनाफा कमाना नहीं, बल्कि भारत को अपनी ग्रोथ का नया केंद्र बनाना है। रिपोर्ट्स के अनुसार एप्पल ने लगभग 5 मिलियन आईफोन शिप किए, जिससे वो भारत के टॉप 5 स्मार्टफोन ब्रांड्स में शामिल हो गया। यह दर्शाता है कि भारतीय यूजर्स अब प्रीमियम प्रोडक्ट्स की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। काउंटर पॉइंट रिसर्च का कहना है कि नए मॉडल्स की सेल्स में 19% तक की वृद्धि हुई है, और आईफोन प्रो मॉडल्स की बढ़ती मांग ने एप्पल की औसत बिक्री कीमत को भी 4 से 5% तक बढ़ा दिया। यानी कंपनी ना सिर्फ ज्यादा फोन बेच रही है, बल्कि हर फोन से पहले से अधिक मुनाफा कमा रही है। यही वजह है कि अब एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगले 20 महीनों तक भारत में एप्पल की ये तेज उड़ान जारी रहेगी, और वो ना सिर्फ फोन बल्कि लैपटॉप, वियरेबल्स और अन्य गैजेट्स के जरिए भी अपनी कमाई को दुगना करने की दिशा में बढ़ रही है। अब समझते हैं कि जेडी वेंस और एरिका किर्क के हग ने कैसे मचाई सनसनी। तो अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और एरिका किर्क के बीच हुआ वो आलिंगन अब अमेरिकी राजनीति की सबसे गर्म खबर बन चुका है। मिसिसिपी विश्वविद्यालय के मंच पर जब एरिका ने जेडी वेंस को गले लगाया, तो वो एक साधारण आलिंगन नहीं था। एरिका का हाथ वेंस के बालों में था, चेहरे पर मुस्कान थी और उनके शब्दों में भावनाओं की गहराई। उन्होंने कहा कि जेडी में उन्हें अपने दिवंगत पति चार्ली किर्क की झलक दिखती है, लेकिन सोशल मीडिया ने इस भावुक पल को रोमांटिक स्कैंडल में बदल दिया। लोगों ने उस हेयर इन क्लॉज हग को अंतरंगता का संकेत बताया। किसी ने लिखा कि कोई महिला किसी पुरुष के बालों में हाथ तभी डालती है जब रिश्ता भावनाओं से आगे बढ़ चुका हो। नतीजा ये हुआ कि पूरा इंटरनेट पैक इट अप उषा के हैशटैग से भर गया। यानी लोगों ने वेंस की भारतीय मूल की पत्नी उषा वेंस को इस कहानी से बाहर का किरदार मान लिया और एक तरह से बता दिया कि उन्हें अब जेडी के लाइफ से बाहर निकल जाना चाहिए। चलिए अब जानते हैं कि जेडी वेंस के बयानों ने कैसे बढ़ाई तलाक की अटकलें। तो वेंस ने इस विवाद को और भड़काया जब उन्होंने अपने बयान में कहा कि वो चाहते हैं कि उनकी पत्नी उषा एक दिन चर्च की तरह क्रिश्चियन गॉस्पेल से प्रेरित हों। हालांकि उन्होंने ये भी जोड़ा कि हर किसी को अपनी इच्छा से निर्णय लेने का अधिकार है, लेकिन लोगों को यही लगा कि वेंस अपनी पत्नी के धर्म परिवर्तन की उम्मीद जताकर एक तरह से भावनात्मक दूरी का इशारा दे रहे हैं। पहले ही वेंस के खिलाफ कट्टर श्वेत समूह ये कह चुके थे कि उनकी भारतीय पत्नी व्हाइट रिप्लेसमेंट थ्योरी की प्रतीक हैं। ऐसे में ये बयान आग में घी डालने जैसा बना। अब चर्चा सिर्फ उनके धार्मिक मतभेद की नहीं रही, बल्कि ये तक कहा जाने लगा कि वेंस जल्द ही तलाक लेकर एरिका किर्क से जुड़ सकते हैं। सोशल मीडिया इस कहानी को राजनीतिक नाटक की तरह देख रहा है, जहां धर्म, शक्ति, प्रेम और महत्वाकांक्षा सब एक ही मंच पर भिड़ चुके हैं। अब जानते हैं कि जेडी वेंस के बयान से कैसे मचा अमेरिका में धार्मिक तूफान। तो अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने हाल ही में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में कहा कि वो चाहते हैं कि उनकी पत्नी उषा वेंस, जो हिंदू धर्म मानती हैं, एक दिन ईसाई धर्म अपना लें। बस इतना कहना ही काफी था कि सोशल मीडिया से लेकर धार्मिक संगठनों तक में भूचाल आ गया। हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन ने इस बयान को हिंदू धर्म के प्रति असम्मानजनक बताया और वेंस से कहा कि अगर आपकी पत्नी ने आपको आपके विश्वास से जोड़ने की कोशिश की, तो आप भी हिंदू धर्म को समझने का प्रयास क्यों नहीं करते। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म किसी को बदलने की नहीं, बल्कि अपनाने की बात करता है, जो हर विचारधारा को ईश्वर के भिन्न रूप में स्वीकार करता है। यह धर्म अपने विस्तार में सभी मतों को शामिल करता है, इसलिए किसी को अपने धर्म में परिवर्तित करने की कोशिश हिंदू सोच के विरुद्ध है। अब समझते हैं कि वेंस ने कैसे दी सफाई और क्या कहा अपनी पत्नी के बारे में। तो विवाद बढ़ने के बाद जेडी वेंस ने सोशल मीडिया पर सफाई देते हुए कहा कि उनकी पत्नी ना तो ईसाई हैं और ना ही धर्म बदलने की कोई योजना रखती हैं। उन्होंने कहा कि वे एक इंटरफेथ यानी दो धर्मों के मेल वाली शादी में हैं और स्वाभाविक है कि वो अपनी आस्था अपनी पत्नी के साथ साझा करना चाहते हैं।
लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि इससे उनके रिश्ते पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि वो अपनी पत्नी के विश्वास का सम्मान करते हैं। वेंस ने यह भी लिखा कि उषा वेंस चर्च जाती हैं पर अपनी हिंदू पहचान को बरकरार रखती हैं। उनके अनुसार प्यार किसी धर्म या विचार से नहीं बनता बल्कि समझ और सम्मान से चलता है। यही कारण है कि यह मामला अब सिर्फ व्यक्तिगत नहीं रहा बल्कि अमेरिका में धर्म और निजी स्वतंत्रता के बीच की सीमाओं पर बड़ा विमर्श बन गया है। अब जानते हैं कि अमेरिका में ट्रंप की डिपोर्टेशन अभियान की असली शुरुआत कैसे हुई। तो अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप ने जब से फिर से सत्ता संभाली है तब से उन्होंने अपनी सबसे बड़ी प्राथमिकता अवैध प्रवासियों को देश से बाहर निकालना बना दी है। ट्रंप के बॉर्डर सीजर टॉम होमन ने हाल ही में यह खुलासा किया कि साल के अंत तक करीब 6 लाख से ज्यादा अवैध प्रवासियों को अमेरिका से डिपोर्ट किया जाएगा। यानी जो भी व्यक्ति बिना अनुमति देश में रह रहा है उसे अब किसी भी समय पकड़ा जा सकता है। उन्होंने सीधा चेतावनी भरे लहजे में कहा कि अगर हम तुम्हें ढूंढ लेंगे तो गिरफ्तारी तय है। यह बयान किसी धमकी से कम नहीं था बल्कि यह संकेत था कि अमेरिका अब किसी भी अवैध व्यक्ति के प्रति नरमी नहीं दिखाने वाला। ट्रंप प्रशासन के इस फैसले से लाखों परिवारों में डर फैल गया है क्योंकि यह अभियान अमेरिका के इतिहास का सबसे बड़ा डिपोर्टेशन माना जा रहा है। साथ ही होमन ने बताया कि अब तक जो लोग पकड़े गए हैं उनमें से 70% अपराधी हैं और बाकी 30% को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताया गया है। ये आंकड़े दिखाते हैं कि ट्रंप का एजेंडा सिर्फ बॉर्डर कंट्रोल नहीं बल्कि एक बड़ी राजनीतिक रणनीति का हिस्सा भी है जो उनके समर्थकों में ताकत और नियंत्रण का संदेश देता है। आइए अब समझते हैं कि डेटा विवाद और सरकारी जवाब का असली सच क्या है। तो जैसे ही ये बयान सामने आया, अमेरिकी मीडिया और कई इमिग्रेशन विशेषज्ञों ने इन आंकड़ों पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। उनका कहना है कि ट्रंप के अधिकारी जो संख्या बता रहे हैं वो आधिकारिक रिपोर्ट से मेल नहीं खाती। कांग्रेस को भेजी गई आईसी रिपोर्ट में इतने बड़े डिपोर्टेशन के सबूत नहीं हैं। लेकिन ट्रंप के बॉर्डर सीजर का कहना है कि जो आंकड़े कांग्रेस को दिए जाते हैं वो पीछे चल रहे होते हैं और सही तस्वीर दिखाने में समय लगता है। वहीं डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ने मीडिया को तंज कसते हुए कहा कि जो लोग पहले शिकायत कर रहे थे कि डिपोर्टेशन नहीं हो रहा वहीं अब कह रहे हैं कि आंकड़े झूठे हैं। एजेंसी ने कहा कि ट्रोल्स को चिंता करने की जरूरत नहीं क्योंकि डिपोर्टेशन तो जारी रहेगा। इसी बीच खबरें आई कि सितंबर तक आईसीई डिटेंशन सेंटर्स में करीब 59,000 से ज्यादा लोग रखे गए हैं जिनमें कई अपराधियों के मुकदमे भी चल रहे हैं। इन घटनाओं ने साफ कर दिया कि ट्रंप की नीति चाहे विवादास्पद हो लेकिन उनका उद्देश्य सख्ती दिखाकर राजनीतिक जीत हासिल करना है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। आप हमें नीचे कमेंट में बताएं कि क्या आपको टीम विक्रम की वीडियोस पसंद आ रही हैं। आप अपने सुझाव भी लिख सकते हैं। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें